नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र के अगले चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, स्पीकर से मिले राहुल गांधी। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। स्पीकर बोले, नियम से सभी को बोलने का हक। डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई और केंद्र सरकार को निर्देश, ग्राहक को अलर्ट करने का मैकेनिज्म बनाने को कहा। आरबीआई को बैंक स्तर पर कार्रवाई करने का भी निर्देश। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या निपटने के लिए कंजेशन टैक्स का सुझाव। बीजेपी नेता और पार्षद मकरंद नार्वेकर ने बीएमसी कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। कहा, जिन इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा वहां निजी वाहनों से पीक आवर्स में वसूला जाए कंजेशन टैक्स। आदित्य ठाकरे ने साधा बीजेपी पर निशाना। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। मक्का हो या डेयरी या फिर जीएम फूड, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसी भी आइटम पर नहीं दी गई कोई छूट। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को कोई नुकसान नहीं होने की दी गारंटी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में सेब को शामिल किए जाने पर वाणिज्य मंत्री की सफाई। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पीयूष गोयल, 100 रुपए प्रति किलो से सस्ते एप्पल के इंपोर्ट की नहीं होगी छूट। साथ में तय किया गया कोटा। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। ऑटो इंडेक्स बढ़त के साथ बंद। सोना चांदी में फिर धुआंधार तेजी। कमजोर डॉलर के कारण चांदी 2,65,000 के करीब, सोना 1,58,000 के पार। एग्जाम वॉरियर्स को पीएम मोदी ने दिए सफलता के मंत्र। कहा, पढ़ाई और पैशन दोनों उपयोगी। विकसित भारत पर भी बच्चों को दिया संदेश। देश आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे अनुशासित कदमों को बताया जरूरी। संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी लोकसभा शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि सदन गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। नियम से सभी को बोलने का हक है। चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध गहरा गया है। कार्रवाई के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें ये कहते हुए अनुमति नहीं दी कि किसी भी विषय के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार बजट और यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है। The agreement is that we'll be allowed to say tomorrow we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen, but now let us see what the government says. My personal please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that.
इससे पहले विपक्षी नेताओं की संसद में बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक हवाले ये खबर बताई जा रही है कि विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ अमित पांडे जुड़ गए हमारे साथ। अमित, ये बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव वाली जो बात है, ये इस खबर में कितना दम है? विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहेगा? देखिए, कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है और लगभग आज पूरे जो वो ये भी कोशिश कर रही है कि सारे जो विपक्षी दल है साथ उसमें आए। इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का आरोप है कि एक आम जो नेता विपक्ष है उनको सदन में नहीं बोलने दिया गया, सांसदों का निलंबन हुआ और जब पीएम से इस बार जवाब मांगा जा रहा है तो नहीं दिए। और सबसे बड़ी चीज मनोज ये है कि जब सदन में स्पीकर, जो कि स्पीकर की चेयर होती है, उसके पास एक रिलीफ के लिए, एक जो राहत के लिए अब मेंबर ऑफ हाउस बतौर विपक्षी दल जब गए थे, तब स्पीकर का जो रवैया था वह पक्षपात पूर्ण था, यह आरोप लगाया है कांग्रेस के सांसदों ने। और इसी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है और पूरी इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस होता है। तो पहले हफ्ते जो है वो हाउस नहीं चला और अब लगातार यह दूसरे हफ्ते हाउस नहीं चलने की पूरी पूरी इसमें संभावना बढ़ गई है। विपक्ष, और वजह यही है कि विपक्ष का यह सख्त रवैया, यह असंतुष्ट रवैया और स्पीकर के खिलाफ जो ये मोशन ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। बढ़ते हैं आगे। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए बीजेपी नेता और पार्षद मकरंद नार्वेकर ने कंजेशन टैक्स वाला फॉर्मूला दिया है जो कार चलाने वालों की जेब पर भारी पड़ सकता है। नार्वेकर ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में कंजेशन टैक्स लगाया जाना चाहिए। इससे गाड़ियों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी। नार्वेकर ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि बिना रोक टोक निजी वाहनों के इस्तेमाल से हाई डेंसिटी वाले कमर्शियल इलाकों, खासकर साउथ मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन इलाकों में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहां निजी वाहनों से पीक आवर्स में कंजेशन फीस वसूली जानी चाहिए। जहां गाड़ियां प्राइवेट कार्स जो आती है, इन प्राइवेट गाड़ियों में एक आदमी ट्रैवल करता है, बाकी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पे है लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे कंजेशन टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। इसके दो वजह है। एक के आप कंजेशन टैक्स लगा के ट्रैफिक लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और दूसरा लोगों को आप एक्यूआई लेवल जो आज हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वो एक्यूआई लेवल को कंट्रोल करने में इसका उपयोग होगा। कंजेशन टैक्स को लेकर बीजेपी पार्षद के सुझाव पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में भाजपा मेयर का कार्यकाल अभी औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर ने मुंबई में वाहनों पर कंजेशन टैक्स लगाने की मांग करते हुए बीएमसी को पत्र लिख दिया है। ये कितनी शर्म की बात है कि भाजपा मुंबई को कुछ लौटाने के बजाय सिर्फ लूटने की नजर से देखती है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा के केंद्र सरकार के पूरे कार्यकाल में राष्ट्रीय बजट में मुंबई के लिए कुछ भी खास नहीं, जबकि मुंबई सरकार के खजाने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा मकरंद नार्वेकर के इस नज़रिए का समर्थन करती है कि पहले से ही परेशान मुंबई करों से और वसूली की जाए। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति अलर्ट करने का मैकेनिज्म बनाया जाए। ज़्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं।
डिजिटल अरेस्ट के मामलों का सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो बढ़ते मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 4 सालों के अंदर 52,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए, तो ये किसी भी राज्य के बजट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बैंक्स हैं वो लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। बैंकों को समझना चाहिए कि वो सिर्फ लोगों के रुपए के ट्रस्टी हैं और उन्हें पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है तो उसको अलर्ट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरबीआई पहले ही 2 जनवरी को एक एसओपी जारी कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसके रूल्स जो है उनको नोटिफाई किया जाए और पूरे देश के अंदर इसको अगले 4 हफ्ते के अंदर इसको लागू किया जाए ताकि लोग डिजिटल अरेस्ट के मामलों से उनका बचाव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके काम करे जाने की जरूरत है जिसमें कि सारी एजेंसियां मिल करके काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश ये पारित किए। शुक्रिया असीम। और अगर आप फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली आने और होटल बुक करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए। दिल्ली की 5 स्टार होटलों में एक रात का किराया इतना है कि जितने में लोग 4-5 दिन का विदेश ट्रिप कर लेते हैं। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी हो रही है और इसी वजह से राजधानी के लग्जरी होटलों में एक रात का किराया 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। क्या है पूरी तस्वीर, बता रहे हैं रोहन सिंह। जो दिल्ली में हो रहा है इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट और इसकी वजह से दिल्ली के होटल्स के जो किराए हैं वो आसमान छू रहे हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले 5 से लेकर 40 गुना तक किराए बढ़ चुके हैं। अगर दिल्ली के जो मेन होटल्स हैं अगर उनकी बात करें तो द लीला की अगर बात करें तो उसके किराए एक रात के शुरू हो रहे हैं वो 4.72 लाख से शुरू हो रहे हैं। वहीं अगर आप लीला में लग्जरी सूट बुक कराते हैं तो ये 20 लाख रुपए प्रति रात से ये शुरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओबरॉय होटल की बात करें, यहाँ भी जो पहला किराया है, जो न्यूनतम किराया है वो 6.5 लाख रुपए प्रति रात का है। जबकि अगर यहाँ पे अगर आप लग्जरी सूट बुक कराते हैं तो यहाँ 30 लाख रुपए तक आपको चुकाना पड़ सकता है सिर्फ एक रात के लिए। साथ ही अगर इंपीरियल होटल की बात करें, यहाँ किराए शुरू हो रहे हैं 3.5 लाख रुपए प्रति रात से। और इसके अलावा अगर बाकी होटल्स की, बाकी 5 स्टार होटल्स की बात करें तो जो बहुत ही सेंट्रल दिल्ली में सेंट्रली लोकेटेड होटल है ताजमहल, वहाँ 1.17 लाख प्रति रात से ये किराए शुरुआती किराए हैं और ये कई लाख तक ऊपर जा रहे हैं। साथ ही अगर इसके अलावा बात करें हम आईटीसी मौर्या की तो यहाँ पे 1.2 लाख का पहला किराया है, न्यूनतम किराया है, जो कि आगे कई लाख रुपए तक जा रहा है। और ताज पैलेस होटल की अगर बात करें, यहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा किराया है प्रति रात का। ये 16 से लेकर 20 फरवरी तक के किराए हैं। जबकि इंडिया इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है दिल्ली में, जहाँ 35,000 से ज़्यादा जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जिनकी वजह से ये किराए आसमान छू रहे हैं। तो अगर आप इस दौरान दिल्ली आने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद 3 स्टार या 4 स्टार में बुक करा दें, तो वहाँ भी किराए जो है कम से कम 20 गुना तक बढ़ चुके हैं सामान्य दिनों के मुकाबले। जो 10,000 का किराया था वो अभी 50,000 60,000 में मिल रहा है। तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि अब तक जितने पिछले कई सारे इवेंट्स हुए हैं वहाँ इस बार ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किराए इस दौरान दिख रहे हैं। तो यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि डील के बाद जीएम फसलों की भारत में एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही किसानों और डेयरी के हितों का पूरी तरह से सुरक्षा के ध्यान रखा गया है। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा?
उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, जीएम फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। अमेरिका में भारत के हीरे और जेवर की डिमांड पहले से है। अब टैरिफ कम होने से इस सेक्टर में फिर से पुरानी चमक लौटेगी। अमेरिका में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट आगे कितना बढ़ेगा, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। पूरी दुनिया में सालाना सबसे अधिक जेम्स एंड ज्वेलरी के खरीदार के रूप में आज भी अमेरिका का ही नाम है। अमेरिका में सालाना $30 बिलियन के हीरे जेवर की डिमांड का 30% हिस्सा भारत से जाता था, लेकिन अमेरिका के 50% टैरिफ के चलते हमारा एक्सपोर्ट 50% तक गिर गया था। अब 18% टैरिफ से भारत से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा। अभी हम कनाडा के लिए तो कर ही रहे हैं, 6-8 महीने से कनाडा में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है और वहाँ हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी यूएस में टैरिफ कम होने से वो भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम आगे जाके यूएस में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ भी हमारे रिलेटिव्स अभी बोल रहे हैं कि हमें भी एक एक्सपोर्ट करो और हमें भी स्टार्ट करो, तो हम इन फ्यूचर के लिए वहाँ के लिए भी सोच सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत से डायमंड 60% और ज्वेलरी निर्यात 30% गिर गया था। अब पुराने एक्सपोर्ट को जल्द ही हासिल करके निर्यात में हम 25% इजाफा भी कर सकते हैं। जो हिसाब से डील हुई है वो हिसाब से देखा जाए तो जेम ज्वेलरी सेक्टर को 20 से 25% इंक्रीज होना ये जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज को इंडिया पे एक्सपेक्टेड है कि हमें इंडिया से ज्वेलरी आए, तो हिसाब से इंडिया को तो काफी अच्छा बेनिफिट होना चाहिए। मंदी के कारण बंद पड़े हीरों के कारखाने फिर से शुरू हो सकते हैं। हीरा और जेवर फिर से अपनी खोई हुई चमक पा सकते हैं। टैरिफ से पहले अमेरिका की बाजार में भारतीय ज्वेलरी का रुतबा था। अब जब सारी स्थिति सानुकूल हो गई है, तब मेड इन इंडिया पर फोकस किया जाएगा, तो अमेरिका में हमारी स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। केतन, अहमदाबाद। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर करेंगे बहस। ट्रेड डील गुड फील, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। बाजार में कैसा रहा कारोबार, डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन शानदार मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। और सबसे स्पेसिफिकली बात करें एसबीआई की, तो देखिए इसने बाजार का जो मूड माहौल है उसको काफी शानदार कर दिया है। नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी जमदार हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो उससे भी ज्यादा शानदार देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अगर हम बाकी के ट्रिगर्स की भी बात करें तो वहां से भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई दिया है। काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अब जो खरीदारी है वो लौटती हुई
हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि अगर ग्लोबल मार्केट की भी बात करी जाए तो वहां से भी पॉजिटिव क्यू है। जो यूएस ट्रेड डील की इतने लंबे टाइम से बात चल रही थी उसकी बारीकियों पर भी अब जो बातें हैं वो सामने आ गई है, जिससे और भी ज्यादा मार्केट को क्लैरिटी है वो बनती हुई दिखाई दी है। अर्ली ट्रेड की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है वहां से भी एक पॉजिटिव हैंडओवर जो है आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं, चाहे आप बात कर लीजिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप या फिर सेंसेक्स की। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक तो वहां पे भी जो मोमेंटम है काफी शानदार देखने को मिला है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स में रियलिटी में एक अच्छी खासी तेजी रही है। इनफैक्ट पूरा ही आप स्क्रीन देखिए, कितने लंबे टाइम बाद देखने को मिली ऐसी स्क्रीन। शानदार तेजी डिफेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए आज परफॉर्मेंस जमदार रही है। अब अगर हम बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है तो देखिए निफ्टी में एसबीआई अनडाउटेडली नंबर्स के बाद का रिएक्शन, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम और टाइटन जो है आज अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो मैक्स हेल्थ केयर, पावरग्रिड, आईटीसी और ओएनजीसी में थोड़ा हमें दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। अब बात करते हैं रियलिटी पैक की। अच्छे खासे गेन्स थे, जिसके बाद गोदरेज, ब्रिगेड और साथ में लोधा डेवलपर्स में शानदार तेजी। और यही नहीं बल्कि अगर इस टाइम पे पूरे ही बैंकिंग शेयर्स की भी बात करें तो वहां पे भी जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ था। सोने और चांदी की कीमतों में फिर से जोरदार तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर चांदी 2,65,000 प्रति किलो के करीब, वहीं सोना 1,58,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। सोना चांदी में फिर से जोरदार तेजी की क्या वजह है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। कल फ्राइडे की तेजी के बाद सोमवार की शुरुआत यहां पर जोर शोर से हुई है सोने और चांदी दोनों के लिए। जहां तक सोने की बात है, $5,000 प्रति आउंस के ऊपर के कारोबार हैं, एक हफ्ते का हाई है और हर डिप पे यहां पर खरीदारी रिटेल से तो आ ही रही है, लेकिन सेंट्रल बैंक बाइंग भी यहां पर अच्छी खासी है। चीन की अगर बात की जाए तो जनवरी में 15वां ऐसा महीना था जब लगातार हमने चाइना सेंट्रल बैंक से यहां पर सोने में खरीदारी लगातार बनते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, जिसका भी फायदा सोने चांदी को मिलता हुआ नजर आया। और बाजार अब यूएस का जॉब्स डेटा वेडनेसडे को और इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे को, इन दो नंबर्स का इंतजार कर रहा है। तेजी सिर्फ सोने में नहीं, चांदी में भी है। चांदी फ्राइडे को 10% तक चढ़ी थी और आज करीबन 4 से 5% की बढ़त के साथ यहाँ पर भी कारोबार है। वेल, माना यह जा रहा है कि हम जापान की तरफ से यहाँ पर जो एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स हैं वो लगातार यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। यूएस ईरान में बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी भी वो अग्रीमेंट कब होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह का डेफिसिट चांदी में है उसका लगातार सपोर्ट है और हर डिप पे बाइंग यहाँ पर चांदी में भी देखने को मिली है। मार्केट्स को लगता है कि एक बहुत बड़ी रेंज में चांदी यहाँ कारोबार कर सकती है, एक ट्रेडिंग कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन निवेश के तौर पर, गेन्स के तौर पर सोना अब यहाँ पर बेहतर बेट की तरह से उभर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।